अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उर्दू मीडियम के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर को बहुत मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जिसको नहीं आती है वो इंग्लिश ग्रामर भी नहीं कर सकते। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में इतना वास्ट सिलेबस नहीं दिया गया है कि आप इसको मुश्किल समझें। बस थोड़े से इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ से अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं छोड़ना है, अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहली स्लाइड क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहली स्लाइड में मैंने रखा है सिलेबस। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या है, आपका इंग्लिश पेपर का पेपर 1 का सिलेबस है ये, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 और पेपर 2 का तकरीबन सेम सिलेबस है, एक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा है पेपर 2 वालों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश दोनों को चाहिए, तो दोनों में सेम है सिलेबस, ठीक है। ग्रामर सेम है, बस थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स नीचे कुछ अलग है, उसमें हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में टोटल जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स है पूरे कवर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आपको एक बार के बजाय कई बार करके देखें, इसको थोड़ा थोड़ा करके देखें, ठीक है। अच्छे से आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, ठीक है। आपको रूल्स अच्छे से मालूम कर लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको रूल मालूम हो तो, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, ठीक है। सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन। नाउन किसे कहेंगे हम? नॉन ऐसे वर्ड्स को कहेंगे, ठीक है। वर्ड्स को क्या कहेंगे हम? नॉन कहेंगे, जैसे कि नेम्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। तो नॉन इसको कहते हैं हम, ऐसे वर्ड को कहते हैं जिससे किसी चीज़ का नाम मालूम होता हो, जिससे किसी चीज़ का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं, जिसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आइडिया। आइडिया भी किस में आता है? आइडिया भी आता है नॉन में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि अली। अली क्या है? एक पर्सन का नाम है। स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है। एप्पल क्या है? एक फ्रूट का नाम है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी क्या है? एक फीलिंग है। तो ये भी किसके अंदर आएगा? नॉन के अंदर आएगा। तो आपको यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा टिपिकल होते हैं, थोड़ा हट के होते हैं, जैसे कि आइडिया, हैप्पीनेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस एक है एग्जाम्पल के तौर पे, अली वैन टू द स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, अली। यहाँ पर अली क्या है? नाउन है। इसके अलावा एक और भी नाउन है इसमें, वो क्या है? स्कूल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहेंगे हम? नाउन की प्लेस पे जो आता है उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर नाउन बार बार नहीं आता, ठीक है। एक हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें एक मरतबा नाउन आ गया तो उसके आगे हम हमेशा क्या लगाते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर, सारा इज़ काइंड। कैसी है सारा? काइंड है। शी हेल्प्स एवरीवन। तो यहाँ पर है सारा। सारा क्या है? यहाँ पर नॉन है। तो सारा इज़ काइंड, सारा इज़ काइंड, सारा हेल्प्स एवरीवन। हम इस तरह बार बार सारा सारा नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे हम? शी हेल्प्स एवरीवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? ठीक है, मैं आसान आसान लैंग्वेज में बताती जा रही हूँ आपको। वर्ब किसको कहेंगे हम? काम को कहेंगे, ठीक है। काम को क्या कहेंगे हम? वर्ब। शोज एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। किसी चीज़ के काम करने को या फिर काम के जाहिर होने को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे कि रन, भागना, ईट, खाना, ईज, हैव। तो ये क्या है? ये है वर्ब्स है, मेन वर्ब्स है, और ये ईज, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स, ये भी क्या होते हैं? वर्ब्स में ही आते हैं ये, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है यहाँ पर? दे रन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर रन क्या है? यहाँ पर वर्ब है, राइट।
अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है वर्ब के बाद। वर्ब के बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहेंगे हम? डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है यहाँ पे, एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो इसको अच्छे से समझ जाएं। डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज नाउन, जो भी नॉन की खसूसियत को बताता है, ठीक है, जो भी नॉन की खसूसियत को बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, शी इज़ टॉल, यानी टॉल कौन है? एक लड़की टॉल है, तो लड़की के बारे में बात की जा रही है, उसकी खसूसियत को बताया जा रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। रेड है, स्मार्ट है, इस तरह से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, शी वोर अ रेड ड्रेस, उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था। तो यहाँ पर देखिए क्या है? रेड ड्रेस। ड्रेस कैसा है? ड्रेस एक नाउन है, रेड क्या है? ड्रेस है, तो इस तरह से रेड क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहेंगे हम? डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब। सेम एडजेक्टिव की तरह ये क्या हो जाएगा? वर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? जैसे कि क्विकली, वेरी, ऑलवेज, वेल, ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब है। जैसे कि ही रन्स क्विकली, रन्स, रन यानी भागना, एक क्या है? वर्ब है। क्विकली, क्विकली मतलब कैसा भाग रहा है? वो तेज़ भाग रहा है। तो ये रन की, कैसे रनिंग कर रहा है, वर्ब की खसूसियत को ये वर्ड बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एडवर्ब के बाद आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स को क्या करता है? जोड़ता है, उसकी पोजीशंस को बताता है। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ पर है, किधर जा रही है, किधर आ रही है, ये सारे की सारी चीज़ें कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। और प्रीपोजिशन बहुत होते हैं और प्रीपोजिशन कुछ कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि वर्ड्स आपको पता ही होंगे, इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसके बारे में डिटेल में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, उसको हम आगे देखने वाले हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। राइट, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है कंजक्शंस। कंजक्शंस किसको कहेंगे? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या फिर दो नाउन्स को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है यहाँ पर? कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? ऐसे वर्ड्स जो किसी दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर क्लॉजेस को जोड़ते हैं या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस कुछ भी नहीं है, सेंटेंस ही होते हैं एक टाइप के। जिस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज या फिर फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यहाँ पर इसके बारे में। जैसे कि एंड, बट, आर, बिकॉज, अल्दो, ये सारे के सारे क्या है? कंजक्शंस है। शी लाइक्स टी, वो टी पसंद करती है और कॉफ़ी भी पसंद करती है। तो यहाँ पर ये एंड क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है। राइट, इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको कहेंगे? ऐसे कंजक्शंस जो क्या करते हैं? दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, जिसकी दोनों की क्या होती है? दोनों सेंटेंस की इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वैल्यू होती है दोनों सेंटेंसेस की। ठीक है, अगर हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके भी पढ़ते हैं तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल एंड मार्केट, तो यहाँ पे वहाँ भी गए थे हम, वहाँ भी गए थे, तो यहाँ पे क्या करा? ये एंड से जोड़ दिए हम इसको। ठीक है, एंड, बट, आर, नॉर, फॉर, सो, यट, ये क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस किसको कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में एक सेंटेंस
रिलेटेड होता है दूसरे सेंटेंस से। एक होता है इसमें मेन क्लॉज, ठीक है, दो क्लॉज होते हैं इसमें, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके तो माने अगर अलग करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन सबऑर्डिनेट की जो हो रहा होता है सबऑर्डिनेट में, जो सेंटेंस में वर्ब हो रहा होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसके ऊपर डिपेंड, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें जो रीज़न है उसकी वजह यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम को रिलेटिव कंजक्शंस। ये जो को रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक इसके अंदर दो कंजक्शंस होते हैं, ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में एक एक आएगा, जैसे कि आइदर, आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, को रिलेटिव कंजक्शंस, दो सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ को रिलेट करेंगे, ठीक है, दो क्लाउजेस बोलेंगे हम, यहाँ पे दो सेंटेंसेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके बारे में डिटेल में एट्थ क्लास में या फिर सेवन्थ क्लास में, आई थिंक एट्थ क्लास में है, तो मेरे जो भी इंग्लिश के वीडियोस है क्लासेस के 6, 7, 8, ठीक है, 4th क्लास से है, तो आप ये देखकर वो भी देखिए, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको बहुत सारे और भी डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल में जो भी स्कूल की बुक्स में दिया हुआ है वहाँ पर मैंने उसमें पढ़ाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस तो बहुत आसान होते हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कोई भी इमोशंस को जाहिर करने के लिए जो अचानक से निकलने वाली आवाज़ें होती है उसको इंटरजेक्शंस कहते हैं, जैसे कि वाव, आउच, हरी, ओह नो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा, इसको देख के आप पहचान ले सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, लाइक वाव, ठीक है, वाव, दैट वॉज अमेजिंग। तो यहाँ पर क्या है, दो इंटरजेक्शंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो आगे के कोई भी टॉपिक्स आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। तो आप टेंसेस को अच्छे से समझिए, मैं आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश करूँगी, अच्छे से समझ जाइए। अगर आपको टेंसेस समझ में नहीं आएंगे तो फिर आगे आप ग्रामर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समझिए कि आगे की ग्रामर की बेस है टेंसेस, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है टेंसेस समझना। मेरे 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स 5 मिनट में अगर मैं एक वर्ब दे देती हूँ जैसे कि ईट, तो वो 5 मिनट के अंदर टेंसेस का पूरे 12 टेंसेस का टेबल तैयार करके दे देते हैं मुझे, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगने वाला, ठीक है। मेरे स्कूल के सर कहते हैं इंग्लिश के, टेंसेस ग्रामर की माँ है, ठीक है। पूरा सारा का सारा ग्रामर एक तरफ और टेंसेस एक तरफ, तब भी टेंसेस की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंसेस सीखना क्यों ज़रूरी है, इसको क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में आपको टेंसेस समझाऊंगी ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस 12 रूल्स है, ठीक है। 12 रूल्स आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले है टेंसेस किसको कहते हैं हम, यानी जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़िल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, जैसे कि जो अभी काम चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जो गुजर चुका है उसको क्या कहेंगे हम, जो अभी चल रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जो गुजर चुका है उसको क्या कहेंगे हम, पास्ट टेंस। और जो आने वाला होने वाला है उसको क्या कहेंगे हम, फ्यूचर टेंस, ओके। तो यहाँ पर देखिए टेंसेस बेसिकली कितने होते हैं, 3 होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये पढ़ाते हुए मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है स्कूल के, मैं ऐसे बोलते जाते हैं वो, अगर मैं उनको गिनाते जाती हूँ तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यार से पढ़ते हैं वो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब प्रेजेंट टेंस के अंदर रहेंगे अब 4 टाइप्स, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंदर रहेंगे 4 टाइप्स, पास्ट टेंस के अंदर होंगे 4 और फ्यूचर में होंगे 4, ठीक है। ये सेम सेम होंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब इसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दो एक ही बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक मतलब आप फिर से देख लिए,
प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको ये 4 याद हो गए तो ये बाकी के इन दोनों के भी 4 आराम से याद हो जाएंगे। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में वो काम होता है, वो यहाँ पर वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो काम को बताया जाता है प्रेजेंट सिंपल में जो हम हमेशा करते आते हैं, ठीक है। जो हमारे डेली के रूटीन में जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं प्रेजेंट सिंपल में। जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते जाऊँगी आपको। जैसे कि मैंगो का सीज़न है तो हम मैंगो को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगर हम इसको एक और सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि ईट लेके और ऑब्जेक्ट लेंगे हम मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। खा रहा हूँ नहीं, खाता हूँ। यानी आप आम खाते या नहीं खाते? खाते, आम खाते। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैं आम खाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ये हमारी क्या है? एक रूटीन है। ये रूटीन वाले वर्ड्स क्या में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस होंगे। ये वर्ब क्या होगा यहाँ पर वर्ब जारी रहने वाला काम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी काम अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप सामने आम लेके बैठे हैं और उसे खा रहे हैं। जैसे कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रही हूँ, ठीक है। मैं आम खा रही हूँ, अभी वो काम चल रहा है, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस, वो काम चल रहा है। और कब चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, मैं फॉर्मूला बताना भूल गई फर्स्ट में भी। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे ये है आपका सिंपल वर्ब आएगा। सिंपल वर्ब के साथ आपके पास यहाँ पे इज, एम और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे, सिंपल वर्ब आएगा। और ये वर्ब के साथ आपको देखिए एक यहाँ पर क्या रहता है? ट्रिक होती है यहाँ पे, या फिर एक रूल होता है। क्या रूल होता है? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है? V1 है। स्पीक V1 का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ट्रूथ यानी यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है? आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ के बजाय अगर आपको यहाँ पर शी आ जाए तो क्या लगाना होगा यहाँ पे? शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एस सिंगुलर फॉर्म से ही, शी, इट के साथ एस लगाना होगा, ठीक है। ये एक रूल है। तो आपको मैक्सिमम टाइम पे एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पे करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका सब्जेक्ट क्या है? अली इज राइडिंग अ बाइसिकल। तो अली क्या कर रहा है? बाइसिकल चला रहा है। तो इसमें क्या आएगा? इज, एम, आर, ठीक है। अगर सिंगुलर फॉर्म रहा तो इज आएगा, अगर आई रहा तो एम आएगा, अगर प्लूरल फॉर्म रहा तो आर आएगा। साथ में V1 के साथ ING फॉर्म आएगा, ठीक है। अली इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है। अली इज़ ईटिंग अ मैंगो, अली क्या कर रहा है? आम खा रहा है, ठीक है। इज़ ईटिंग अ मैंगो, वी आर ईटिंग अ मैंगो, लाइक दिस। ओके, क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? काम अभी अभी हो चुका है, ठीक है। हो के बहुत दिन नहीं हुआ, अभी अभी हो चुका है। मैंने आम खाया, उठ गया वहाँ से, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? द सन हैज़ सेट, यानी सूरज क्या हो चुका है? डूब चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें क्या आएगा? हैज़ या फिर हैव आएगा, V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। V3 फॉर्म यानी क्योंकि काम हो गया तो यहाँ पे V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द सन हैज़ सेट, अगर इसको मैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में लूँगी, अपने और एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँगी तो आई हैव ईटन अ मैंगो। ईटन क्या है? ईट का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, V3 है। तो आई हैव ईटन अ मैंगो। अगर शी, ही रहा तो शी हैज़ ईटन अ मैंगो। ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा, IUV के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या हो रहा है? काम अभी चल रहा है, ठीक है। काम जैसे कि सुबह से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम शुरू तो हो चुका है लेकिन चल रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं, तो इसको क्या आप कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है।
तो जैसे कि द सन हैज़ बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग, सूरज सुबह से चमक रहा है। ठीक है, चमक तो रहा है लेकिन अभी नहीं चमक रहा। कब से चमक रहा? सुबह से चमक रहा। ठीक है, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल अली की है, अली आम खा रहा है। कब से खा रहा है? सुबह से खा रहा है आम। ठीक है, अली हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से आम खा रहा है, खाते ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह को क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? ही जिस तरह से परफेक्ट है सेम परफेक्ट की तरह से क्या आ जाएगा? शी हैज़ बीन, जैसे कि ही हैज़, अली के जैसा, ही हैज़ बीन, ही हैज़ किसके साथ आएगा? ही शीट के साथ। ही हैज़ यहाँ पे आ जाएगा बीन। ही हैज़ बीन क्योंकि कंटिन्यूअस है, जहाँ पर भी कंटिन्यू का आपको वर्ड आ रहा तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। ही हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से आम खा रहा है, वो बचपन से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से स्कूल जा रहा है। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस तो सेम, ठीक है, इसी के जैसा है। आपको एक समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में भी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पे स्पीक है तो इसका V2 आएगा। स्पीक का क्या होगा? स्पोक आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग सेंटेंस दिया, वी वेंट टू जू यस्टरडे, हम कल जू को गए थे। फिर हम अपनी एग्जाम्पल ले लेंगे मैंगो की। आई ईट का क्या होगा? एट। ठीक है, आई एट अ मैंगो यस्टरडे, मैंने कल आम खाया। मैं कल आम खा रही थी, नहीं, ठीक है, खाया, खा हो गया खाना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब कुछ भी नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? कंटिन्यूअस आ गया मतलब आईएनजी फॉर्म आ जाएगा वर्ब के साथ। ठीक है, तो जैसे कि क्या है? ही वॉज स्माइलिंग, वो स्माइलिंग कर रहा था। ठीक है, कर रहा था, तो इसको हम हमारे आम के साथ ले तो क्या आ जाएगा? ही वॉज ईटिंग मैंगो यस्टरडे, वो कल आम खा रहा था। खाया था बोले तो क्या बोलेंगे हम? आई ही एट मैंगो, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो खा रहा था। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट यानी काम हो के टाइम हो चुका हो। ठीक है, जैसे कि कुछ साल पहले, जैसे 1 साल पहले आम खाए थे तो क्या कहेंगे? ही हैड ईटन अ मैंगो लास्ट ईयर। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, V3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हैज़ या फिर हैव आएगा तो यहाँ पे सिर्फ हैड आएगा प्लस V3 आएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। इसके बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? यहाँ पे जैसे कि हैव बीन आ रहा था तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड बीन आएगा। ठीक है, जैसे कि ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, वो 10 सालों से आम खा रहा था। तो कंटिन्यू नहीं खा रहा था, साल साल में जब सीज़न आया था जब ही खा रहा था, लेकिन उतने साल से आम खा रहा था, लेकिन ये साल इस सीज़न में आम नहीं हुए तो खाने नहीं मिले, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? द कारपेंटर हैड बीन मेकिंग चेयर्स फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से क्या कर रहा था? चेयर्स बना रहा था। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी है 4। पहला क्या आएगा? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? हम नॉर्मल बात कहेंगे इसमें, जैसे कि यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन पास करोगे। यू विल ईट मैंगो टुमारो, तुम कल आम खाओगे। ठीक है, अगर लाए तो। ठीक है, यू विल ईट मैंगो, लाइक दिस। ठीक है, मैंगो हम खाने की बात करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं मैंगो की एग्जाम्पल ले रही हूँ। और स्कूल में भी मैं मैक्सिमम टाइम पे खाने की ही चीज़ें लेती हूँ, बनाना, मैंगो, लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये। अच्छा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? क्या बना था इसका सेंटेंस? यू विल ईट मैंगो, यहाँ पर क्या ऐड होगा? यहाँ पे विल या फिर शैल यूज़ होगा प्लस V1 यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या यूज़ होगा? यहाँ उसके बाद देखेंगे क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आ गया मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा कंपलसरी यहाँ पे, जैसे कि दे विल बी। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या आएगा? विल के साथ बी यूज़ होगा यहाँ पे। दे विल बी विजिटिंग द जू, वो जू को जा रहे होंगे, यानी अभी कल ये काम कर रहे होंगे, कंटिन्यू में रहेगा तब ये कहेंगे। हम कल ये टाइम आम खा रहे होंगे, मतलब वी विल बी ईटिंग
मैंगोज टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर में एक काम हो चुका होगा। ठीक है, तो हम ये बात शाम में कर रहे हैं कि सुबह में ऐसा काम हो चुका होगा, तब क्या कहेंगे, वी विल हैव ईटन मैंगो टुमारो मॉर्निंग, हम कल ये टाइम सुबह में आम खा चुके होंगे। ठीक है, आई शैल, आई के साथ शैल यूज़ होगा, वी के साथ विल यूज़ होगा, और सबके साथ विल ही यूज़ हो जाता है। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। ठीक है, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। अब उसके बाद इसमें क्या आएगा, विल या फिर शैल आएगा प्लस हैव प्लस वी3, सेम प्रेजेंट टेंस की जैसे ही होगा, यहाँ पे विल का यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा खाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट यानी हम फ्यूचर में बोल रहे हैं कि एक लंबे टाइम से काम करने को बोल रहे होंगे, जैसे कि शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वो इवनिंग से सो रही होंगी। ठीक है, हम आम खा रहे होंगे, यानी कब से, बचपन से आम खा रहे होंगे। ठीक है, या फिर हम कल ये टाइम सुबह से आम खा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लाएंगे और सुबह से शाम तक खा रहे होंगे। वी विल हैव बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग, हम कल सुबह से आम खा रहे होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर में हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टेंसेस कंप्लीट। टेंसेस अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक मरतबा समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, आसानी से आगे का ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस। तो इसके लिए बाय पर्पस के लिए हमारे पास देखिए सेंटेंसेस को हम इसको 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि शी इज़ टीचर, शी इज़ डॉक्टर, आई गो टू स्कूल, ये सारे के सारे जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिससे कि हम आपको एक माने मालूम हो रहे हैं उससे। ठीक है, वो हो गया हमारा डिक्लेरेटिव, बहुत आसान। ठीक है, सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें किसी से हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेट के माने होते हैं किसी से कोई चीज़ पूछना, मालूमात हासिल करना। तो इससे हमको क्या मालूम हो गया, ऐसा सेंटेंस जिससे किसी से हमें आंसर मिल रहा है, हम किसी से सवाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आर यू कमिंग टुडे। ठीक है, तो इसका एक इजी ट्रिक क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर आ गया तो आपका वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी इंपॉर्टेंट होते हैं, भूल जाते हैं अक्सर ये। तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को कमांड देना, किसी से रिक्वेस्ट करना या फिर किसी को एडवाइस करना। जैसे कि प्लीज़ सिट डाउन, क्या कर रहे हैं हम, किसी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ बैठ जाइए। ठीक है, क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कमांड दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, या फिर एकदम सरप्राइज के वक्त जो सेंटेंसेस बोलते हैं हम उसको क्या कहेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल जाएगा तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के कितने किस्में हैं, इसके भी 4 किस्में हैं। पहला क्या है यहाँ पर, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटेंसेस मिलके एक बड़ा सेंटेंस नहीं बना रहे बल्कि एक ही है। जैसे कि आई लव बुक्स। ठीक है, आई लव बुक्स, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल, ये क्या है यहाँ पर, सिंपल एक सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन बाय अ कंजक्शन। तो जैसे कि हम कंजक्शन में पढ़े थे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वहाँ पर यहाँ पर वो ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे कि आई लव बुक्स एंड आई रीड एवरी डे। यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होंगे, यानी हम इसको पढ़े तो भी पूरे माने आना, इस सेंटेंस को पढ़े तो भी पूरे माने आना। ठीक है, आई लव बुक्स एंड आई रीड एवरी डे। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहे, एंड जोड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस है लेकिन ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आई लव बुक्स, आई लव बुक्स, मुझे बुक्स पसंद है, ये क्या है इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको। क्यों पसंद है हमें, बिकॉज दे टीच मी न्यू थिंग्स, क्योंकि वो मुझे न्यू थिंग्स सिखाती है। ठीक है, देती है। तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर देखें इसको हम मेन क्लॉज को नहीं पढ़ के सिर्फ इसको इतना पढ़ेंगे, बिकॉज दे टीच मी न्यू थिंग्स, मतलब कौन क्या, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा हमें। ठीक है, इससे कुछ मतलब निकल रहा क्या, नहीं निकल रहा। बिकॉज दे टीच, कौन टीच कर रहे, नहीं पता चल रहा। तो ये सेंटेंस का पूरा झुकाव किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहें हम, डिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कम अज़ कम एक इंडिपेंडेंट, दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कम अज़ कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई लव बुक्स, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई रीड एवरी डे, ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई रीड एवरी डे बिकॉज दे हेल्प मी ग्रो, बिकॉज दे हेल्प मी ग्रो, ये मुझे ग्रो करने में मदद करते हैं, इसलिए। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके सिलेबस में इसको अलग से दिया गया है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर डिटेल्स में ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रीपोजिशंस करना उनके लिए आसान होता है जो अक्सर इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जो भी न्यू रीडर्स है उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है बताती चलूँगी। ठीक है, ताकि आपको एडिटिंग वगैरह करने में हेल्प मिल जाए। अक्सर ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और एडिटिंग में इस तरह से आपको प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इन, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशंस बताने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या है यहाँ पर, इन, ऑन, एट, अंडर। ठीक है, इन यानी किसी चीज़ के अंदर रहने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, इन। ठीक है, द बुक इज़ इन द बैग। ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर है चीज़, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑन द टेबल। ठीक है, एट, ये एट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन एट से आता है। जैसे कि आई एम एट स्कूल, अगर किसी जगह पे हैं आप, ठीक है, जैसे कि स्कूल पे हैं, ठीक है, स्कूल पे है तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट स्कूल, आई एम एट हॉस्पिटल, आई एम एट होम। ठीक है, यहाँ पे एट का इस्तेमाल इस तरह से होगा। और एट का इस्तेमाल जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो होता है, मैं जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, मैं साइंस सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, या फिर मैं किसी गेम में अच्छी हूँ। हम यहाँ पर उर्दू में तो मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन मैथ्स, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, आई एम गुड एट कबड्डी, इस तरह से आपको सेंटेंस रहेगा ये। ठीक है, ये एट का इस्तेमाल इस तरह से भी होगा। लास्ट टाइम टेट में भी आई थिंक यही क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो एट का इस्तेमाल इस तरह से होगा। ठीक है, ये याद रखिए आप। इसके बाद देखते हैं हम अंडर। ठीक है, अंडर यानी किसी चीज़ के अंदर होना। ठीक है, द शूज़ आर अंडर द टेबल। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर, टेबल के नीचे होना, उसको क्या कहेंगे हम, अंडर। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर। ओवर यानी किसी चीज़ के ऊपर से। ठीक है, द पिक्चर हैंग्स ओवर द सोफ़ा, किसी चीज़ के ऊपर से। ठीक है, पिक्चर क्या है, सोफ़े के ऊपर है, ओवर। ठीक है, उसके बाद या फिर प्लेन इज़
फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। बिटवीन यानी किसी दो चीज़ों के दरमियान में रहने वाली चीज़ को क्या कहेंगे हम, बिटवीन कहेंगे। और एक क्या आता है बिटवीन, बिटवीन के साथ एक चीज़ आती है अमंग, ठीक है। अगर दो के बजाय तीन चीज़ है, तीन चीज़ों के बीच में है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि शेयर दिस चॉकलेट बिटवीन टू सिस्टर्स, दो बहनों के बीच इसको एक चॉकलेट को बांट दो। या फिर हमारे पास अब बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है, दोनों की बात है तो बिटवीन। अब क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर चॉकलेट्स बांटना है, तो क्या बोलेंगे हम, शेयर दिस चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा, अमंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड यानी किसी चीज़ के पीछे, बिसाइड यानी किसी चीज़ के बाजू में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है देखें, एट। एट कब इस्तेमाल होगा, टाइम बताने के लिए, ठीक है। टाइम बताने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, एट होगा। आप इसको अच्छे से बाद में देख लीजिए क्योंकि एक बार में ये याद नहीं होने वाला, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, ऑलरेडी बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। ऑन यानी ऑन का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को उसके ऊपर रखने के लिए करते हैं, और डेज़ के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। मंथ बताने के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। सिंस का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम्स में आता है, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल कहाँ आता है, सिंस का किसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखे थे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में देखे थे ना, तो इस तरह से यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2020, वो यहाँ पर 2020 से रह रही थी, ठीक है। कंटिन्यू जब बताना है हमारे को तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर आपको ईयर बताना है जब सिंस का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आपको बताना है कि अब जैसे कि 2025 से 2020 से रह रहे थे, 5 सालों से रह रहे थे मतलब, ठीक है। अगर 5 सालों से बोलना है तो क्या बोलेंगे, हैज़ शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वो 5, वहाँ पर अगर ईयर्स बता रहे हैं हम तो क्या आएगा, वहाँ पे फॉर आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट हमें टाइम पीरियड नहीं मालूम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है सिंस, फॉर, फ्रॉम, ठीक है। ये तीन में से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फ्रॉम यानी पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं हम, जैसे कि फ्रॉम 2020 टू 2025, जब क्या करेंगे हम, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, सिंस 2020, इस तरह से। आगे क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनटिल। अनटिल यानी वेट अनटिल 6 PM। अनटिल का मतलब होता है जब तक, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, ठीक है। ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या कह रहे हैं हम, ये तो सिंपल है, टू यानी आई एम गोइंग टू मार्केट, इन टू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टू और इनटू में क्या फ़र्क होता है, किसी चीज़ को बता रहे हैं हम, डायरेक्शन बता रहे हैं तो यहाँ पर हम टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल। लेकिन ही इज़ डाइविंग इन टू स्विमिंग पूल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, टू। लेकिन यहाँ पर अगर एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी पर्सन के अंदर मूवमेंट है तो उसी वक्त मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन टू का इस्तेमाल करेंगे। शी वॉक्ड इन टू द रूम, वो चली, रूम में चली, ठीक है। इसके बाद ऑन टू भी क्या करेंगे हम, मूवमेंट के वक्त ही इसका इस्तेमाल करेंगे। आउट ऑफ, ही केम आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम यानी किसी चीज़ को कहाँ से आ रहे हैं, ही रिटर्न फ्रॉम, दे रिटर्न फ्रॉम वेकेशन, ठीक है। टूवर्ड्स यानी किसी चीज़ की तरफ जाना, द डॉग रन टूवर्ड्स मी, ठीक है। उसके बाद आ गया थ्रो। थ्रो भी इंपॉर्टेंट है, यानी किसी चीज़ के ज़रिए। ज़रिए मतलब जैसे कि एक विंडो से बिल्ली बाहर भाग गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैट रन थ्रो विंडो, ठीक है, रन थ्रो विंडो, विंडो के ज़रिए चले गई। ही वॉक थ्रो द फॉरेस्ट, वो जंगल के ज़रिए होते हुए चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न या पर्पस। तो इसमें क्या क्या है, बिकॉज ऑफ, रीज़न बता रहा, बिकॉज ऑफ स्कूल क्लोज बिकॉज ऑफ रेन, ड्यू टू द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, फॉग की वजह से यानी कोहर की वजह से क्या हो गई, फ्लाइट डिले हो गई, वजह, ठीक है। ये क्या है, वजह, ये भी क्या है, वजह बताने के लिए। फॉर दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए है, आपके लिए है। आउट ऑफ
ही शॉट इट आउट ऑफ फियर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आउट ऑफ का मतलब फियर, फियर की वजह से क्या करा, वो चिल्लाया। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे कि किसी के ज़रिए लेटर लिखा गया, तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, बाय। किसी पर्सन के ज़रिए कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय, ठीक है। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में, किसी कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसको बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी आला हो, चाहे चाकू हो, पेन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, विथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही कट दिस विथ अ नाइफ, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होने दो, कोई भी बेजान चीज़ रहने दो जिसके इस्तेमाल से हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको विथ का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर यहाँ पे बाई और विथ में आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, एडिटिंग वगैरह में या फिर करेक्ट द सेंटेंस में। द केक इज़ कट बाई नाइफ, नाइफ क्या आएगा यहाँ पर, विथ नाइफ। द लेटर इज़ रिटन बाई पेन, नो क्या आएगा यहाँ पर, विथ पेन, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आएगा लाइक, ही साइंस लाइक अ स्टार, ही सिंग्स लाइक अ स्टार, वो क्या करती है, स्टार के जैसे, ठीक है, स्टार के जैसे क्या करती है, गाती है। एज शी वर्क एज अ टीचर, टीचर के जैसे मतलब एज ए टीचर काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, यानी किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, लाइक है, एज है, देन है, ठीक है। देन तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है कंपैरिजन में। इसके बाद है अनलाइक, यानी उसके जैसा। उसके बाद है डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी डिस्पाइट द रेन, यानी अलावा, उसके अलावा, यानी बारिश होने के बावजूद, अलावा नहीं बावजूद, बारिश होने के बावजूद। वी वेंट आउट, फिर भी हम बाहर गए। अल्दो यानी अगरचे, अगरचे अगरचे हम थक गए, अगरचे अगरचे वो थक गया। ही वर्कड लेट, फिर भी वो रात तक काम करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ से रिलेशन बताने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले वर्ड्स को क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन। जैसे कि ऑफ, द कलर ऑफ स्काई, यानी किसका, स्काई के कलर को बता रहा है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका रिलेशन किसका है, कलर का रिलेशन स्काई से है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑफ। अबाउट यानी किसी के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट स्कूल, विथ यानी किसी चीज़ के बारे में। शी एग्रीड विथ मी। उसके बाद आ गया कंसर्निंग, वी हैड मीटिंग, वी हैड अ मीटिंग कंसर्निंग द इशू, यानी इस इशू के बारे में। कंसर्निंग मतलब इस जो इशू है हमारा, उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसको कहेंगे कंसर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शनल रिलेशन। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन बताने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होंगे, जैसे कि अक्रॉस, ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, यानी इसको पार करना, क्रॉस करना, अक्रॉस, ठीक है। इसके बाद अलोंग, अलोंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर दे वॉक्ड अलोंग द बीच, यानी बीच के अलोंग, यानी उसके इस तरह से चलने को क्या बोलेंगे, अलोंग द बीच। अराउंड, वी रन अराउंड द पार्क, ये पार्क है, अगर हम इसके आतराफ में दौड़ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, अराउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। प्रीपोजिशंस यहाँ पर ख़त्म हो गए, प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, इसको आप अच्छे से एक मरतबा देख लें, ये बस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आसानी से 1 मार्क्स हमें मिल जाता है आर्टिकल से। तो आर्टिकल्स किसको कहते हैं हम, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नॉन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ को या फिर अनस्पेसिफिक चीज़ को बताने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स। दे आर 2 टाइप्स, कितने टाइप के आर्टिकल्स, 2 टाइप के, एक है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनाइट आर्टिकल, राइट। पहला क्या है डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल किसको बोलेंगे हम, द को बोलेंगे, ठीक है। यूज़ व्हेन रिफरिंग अ स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक पर्सन को जब हम कहेंगे, स्पेसिफिक यानी किसी खास पर्सन को, किसी खास चीज़ को बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी किसी ख़ास नाउन को, चाहे वो जगह की जगह हो या फिर कोई बंदे का नाम हो या फिर किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है, उसको बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक और चीज़ है, और जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं उसको बताने के लिए हम डेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिक चीज़ है, इसके जैसा कोई मतलब यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट से यहाँ पर सन निकलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ द मूवी यू रिकमेंडेड, यानी मूवी तो हम, अगर मैं ऐसा कहूँगी आई सॉ अ मूवी, दिस इज़ करेक्ट आंसर।
आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखा। लेकिन यहाँ पर द का इस्तेमाल क्यों कर रहे, द मूवी क्यों कह रहे, क्योंकि ये स्पेसिफिक मूवी है, क्योंकि जो तुमने रिकमेंड की थी, यानी एक ही मूवी है जो तुमने रिकमेंड की थी, स्पेसिफिक मूवी को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम द मूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नॉर्मली हम अगर कहेंगे तो आई सॉ अ मूवी कहेंगे, यानी कोई भी मूवी हो सकती है वो। अगर हम पर्टिकुलर किसी मूवी की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। शी ओपन द डोर, किसका डोर ओपन करे, वो अपने घर का डोर ओपन करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डोर की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, द का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि दुनिया में सिर्फ एक होती है, जैसे कि द कुरान, और क्या होता है द रिवर, कौन से भी रिवर्स की नेम्स के साथ भी क्या आएगा, द गंगा रिवर। ठीक है, इसके बाद प्लैनेट्स द अर्थ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी दुनिया में चीज़ सिर्फ एक होती है उसके साथ क्या आएगा, द आएगा। और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जैसे कि द वायलिन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। और इसके बाद आ जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। अक्सर इनडेफिनाइट आर्टिकल में से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनाइट्स में से भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है कन्फ्यूजन इनडेफिनाइट आर्टिकल में होता है। इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं दो तरह के, ए और एन। ठीक है, ए और एन क्या है, इनडेफिनाइट आर्टिकल है। ए का इस्तेमाल कब करते हैं और एन का इस्तेमाल कब करते हैं, ये दोनों भी कॉमन नाउन को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ये किसके, ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, एंड वॉवेल साउंड्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 21 है। ठीक है, वॉवेल्स कितने हैं, 5 है, लेकिन इनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, आवाज़ें कुछ ज़्यादा है, मुझे भी याद नहीं है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40 कॉन्सोनेंट साउंड्स है और अप्रॉक्सीमेटली 20 वॉवेल साउंड्स हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से इतने साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या एग्जाम्पल्स दी गई है, अ कैट। कैट क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। ठीक है, कोई भी कैट हो सकती है। ठीक है, किसी हम स्पेसिफिक कैट के बारे में बात करें तो वो द हो जाएगा। ठीक है, अ कैट, अ डॉक्टर, अ हाउस। ठीक है, अ हाउस, हाउस क्या है, यहाँ पे आवाज़ कैसी आनी चाहिए, अ की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, बाकी के सब के साथ क्या आएगा, कॉमन नाउन के साथ ए आएगा। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। अब देखते हैं हम एन। एन में होता है थोड़ा ट्रिकी। ठीक है, एन किसके साथ यूज़ होता है, वॉवेल साउंड्स के साथ। वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू क्या है, यहाँ पर वॉवेल्स है। ठीक है, लेकिन हर जगह वॉवेल्स अगर आए तो हम एन नहीं लगाना चाहिए, पहले देखना है उसकी आवाज़ कैसी आ रही है। वॉवेल्स की आवाज़ कैसे आती है, देखिए जब हम उसको पढ़े तो उसकी अ से स्टार्ट होती है आवाज़। ठीक है, अ स्टार्टिंग में अ, अगर हम उसको उर्दू में लिखें उसी वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को, तो वो लिखते वक्त किससे, अलिफ से स्टार्ट हुआ था वो। ठीक है, उसके लिए उसको क्या उसकी आवाज़ कैसे आएंगे, अ की आवाज़ आएंगी, तो ही उसके साथ हमको क्या लगाना है, एन लगाना है, वरना ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एन एप्पल, अ, एप्पल की आवाज़, एप्पल का साउंड कैसा आ रहा, अ। ठीक है, उसके बाद एन आवर, तो यहाँ पे क्या है, एच ओ यू आर, क्या है यहाँ पे, एच साइलेंट है, लेकिन ये आर इसकी आवाज़ कैसे, अवर, अ से आ रही ना, अवर, तो इसके साथ भी क्या आएगा, एन आएगा। हम लास्ट स्लाइड में क्या देखे थे, अ हाउस देखे थे, सेम देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हाउस आवर, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी एच के बाद ओ आ रहा, अक्सर ये कहते हैं कि एच के बाद अगर ओ आता है तो एच साइलेंट होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर एच के बाद ओ आ रहा है तो यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, आवाज़ देखेंगे, हाउस आवर। ठीक है, और एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला, अगर यू आ गया तो लगा देना एन, नहीं, क्या करेंगे हम इसकी आवाज़ देखेंगे, जैसे कि अम्ब्रेला। अगर जैसे कि क्या आ गया, यूनिक। ठीक है, यूनिक, यूनिक के साथ क्या आएगा, अब यहाँ पे यू, या की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे अ की आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूनिक आइडिया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनिक के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज के साथ क्या आएगा, ऑरेंज के साथ क्या आएगा, एन आएगा, ऑरेंज। जबकि वन लिखे हम, ओ एन ई वन, तो वन की आवाज़ किसकी आ रही है, व से आ रही, तो क्या कहेंगे हम, अ वन आइड पर्सन, एक आंख वाला आदमी, अ वन आइड पर्सन, तो इसको हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर। ठीक है, जब भी आप ए और एन लगा रहे तो आप इसको अच्छे से देख लें आवाज़ क्या आ रही है। ठीक है, जैसे कि अ यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही, यो की आ रही, यू की, तो यूरोपियन गर्ल मतलब वहाँ पे आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, एन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इससे भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किसके जरिए की जाती है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिग्रीज कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3 डिग्री से कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, उसके बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड आता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसको कहेंगे हम? ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जाता, हम एक की बात कर रहे सिर्फ। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे किसी पर्सन की। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या करते हैं हम? 2 पर्सन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 पर्सन को कंपेयर करते हैं। सुपरलेटिव में क्या करते हैं? मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, मोर देन 2 थिंग्स को क्या अगर हम कंपेयर कर रहे तो वो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे अच्छा है उसको बोलेंगे हम सुपरलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है खाली। ठीक है, ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल, वो लंबा है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों को कंपेयर कर रहे, एक बच्चा थोड़ा गिड्ढा है, एक थोड़ा लंबा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ही इज़ टॉलर देन जॉन। हम ही को क्या कर रहे हैं? ही को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जॉन से कंपेयर कर रहे। 2 पर्सन्स को क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे। ठीक है, जैसे कि मैंगो इज़ स्वीटर देन एप्पल। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? दोनों को कंपेयर कर रहे, तो क्या बोलेंगे हम इसको? कंपैरेटिव डिग्री। अब लास्ट क्या है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव यानी सबसे बेहतरीन। लाइक मैंगो इज़ स्वीटेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, या फिर स्वीटेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, यानी सारे फ्रूट से जो बेहतरीन है, दुनिया में जितने फल है उसमें सबसे स्वीटेस्ट है, तो वो कौन सा है? मैंगो है। कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, इस तरह से बोल सकते हैं हम। ठीक है, इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सबसे लंबा है, या फिर पूरी क्लास की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप मतलब एक छोटा ग्रुप हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, क्लास में बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे हम? ये जॉन है, ये समझो कि ये राजू है। राजू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरह से। ये होगी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन इतने आसान आएंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल दे दिया गया ही इज़ टॉल, तो इसको आप आसानी से कंपेयर कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, अब इसको सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो थोड़ा सेंटेंस क्या होता है? चेंज होता है। ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास बोल के बोल रहे हैं हम, तब अगर इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे तो आप ही इज़ टॉल नहीं बोलेंगे। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ये सिंपल वाला रूल है। इसमें क्या होता है? रानी इज़ एज इंटेलिजेंट एज सीता। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है? रानी और सीता दोनों इंटेलिजेंट है। क्लास में 2 लड़कियां हैं, दोनों बराबरी की टक्कर पे पढ़ रहे हैं, दोनों बराबर इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? रानी इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, सॉरी, सीता इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन रानी। सीता रानी से इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से आएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले, आसान मतलब सीधा डायरेक्ट तो नहीं आएंगे। अगर इस तरह से आएगा एज इंटेलिजेंट एज, यानी दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तब कंपैरेटिव में ऐसा लिखना है कि इससे बढ़ के है नहीं, उससे बढ़ के नहीं है, तो ये सेंटेंस आपको लिखना है नेगेटिव में। ठीक है, इसका सुपरलेटिव यूजुअली बनता नहीं क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है फिर। ठीक है, यूजुअली इसको फिर कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? यूजिंग दैन एनी अदर आर ऑफ ऑल इन कंपैरिजन, इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यूजुअली जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम्स में वो इस तरह के होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, नो अदर बॉय इज द, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रवि। ठीक है, कोई भी लड़का रवि के जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो क्या होता था? इसका मतलब रवि इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है,
अगर इसको पॉजिटिव में लिखे तो ऐसा होता था, लेकिन इसको एक और फॉर्म में जो लिखेंगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जब भी सुपरलेटिव डिग्री में देखे आपको पॉजिटिव पहचानने का रहता तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, नो अदर बॉय इज़ इन द क्लास एज टॉल एज रवि, ठीक है, रवि के जैसा कोई नहीं है लंबा, नो अदर, ठीक है। नेक्स्ट इसका कंपैरेटिव क्या है, रवि है, बाकी के सारे बॉयज़ क्या है, रवि से कम हाइटेड है, तो क्या बोलेंगे हम, रवि इज़ टॉलर, ठीक है। इसके अंदर आएगा टॉलर कंपैरेटिव, ठीक है, क्या है इसके फॉर्म्स, टॉल, टॉलर, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टॉलेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रवि इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय, नो अदर बॉय अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एनी अदर बॉय, ठीक है। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यहाँ पे आएगा टॉल, कंपैरेटिव होगा टॉलर, कंपलसरी ये चेंज हो जाएगा, और सुपरलेटिव में आएगा इसकी थर्ड डिग्री टॉलेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि क्या है, सबसे लंबा लड़का है क्लास में, राइट, क्लियर हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता, नो अदर, कंपलसरी आपको पॉजिटिव में नो अदर आएगा, नो अदर बॉय इज़ इन द क्लास एज टॉल एज रवि, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या आएगा, टॉलर आएगा, ठीक है, टॉलर, इसके और भी एक्सेप्शन है मैं आपको बताऊंगी आगे। उसके बाद सुपरलेटिव में क्या आएगा, टॉलेस्ट कंपलसरी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, चेंजिंग सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आपको सुपरलेटिव दे दिया गया जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, राइट। तो अब इसका कंपैरेटिव क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ले लेंगे, माउंट एवरेस्ट इज़ द सेम, माउंट एवरेस्ट इज़, यहाँ पे द भी यूज़ कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, द यहाँ पे सुपरलेटिव में होगा खाली, ठीक है, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव है, ठीक है, हाईएस्ट थर्ड फॉर्म। कंपैरेटिव में क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट इज़ हायर, हायर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म इसका, ठीक है, हायर, और इसमें कंपलसरी दैन का यूज़ होगा कंपैरेटिव फॉर्म में, ठीक है। एक तो आएगा यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है, सेकेंड डिग्री आएगा, और उसके साथ में दैन इस्तेमाल होगा कंपैरेटिव में, ये दो चीज़ें कंपलसरी आएगी इसमें, ठीक है, हायर दैन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी, ठीक है, कोई भी जो चोटी है उससे सबसे लंबी है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख के आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट इसको अगर हम पॉजिटिव में करेंगे तो कैसा करेंगे, माउंट एवरेस्ट के जैसी ऊंची उतनी कोई भी लंबी नहीं है, बोलते क्या, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दुनिया की कोई भी चोटी इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होके क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट यानी सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आता है। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लें, एक दो तीन मरतबा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, एक दो तीन मरतबा देख लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हाई आएगा, हाई, ठीक है, ये इसका हो गया फर्स्ट फॉर्म, राइट। और एज आएगा जब भी नो अदर आएगा साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लें आप, अच्छे से जहन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, कुछ इरर्स हम करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पे हम क्या है, टिप्स फॉर एग्जामिनेशंस, वॉच फॉर द डबल कंपैरेटिव्स, कभी भी एक सेंटेंस में डबल कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे कि क्या होता है, गुड का क्या होता है, बेटर, बेटर का होता है बेस्ट, ये क्या है, इरेगुलर कंपैरिजन्स है, ठीक है। रेगुलर में क्या होगा, अलग आएगा, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये हो गया रेगुलर कंपैरिजन। ये क्या होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसके साथ क्या होगा, सिर्फ टॉलर इस्तेमाल होगा, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसके साथ गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया बैड का क्या होगा, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है। उसका फॉर, फर्दर, फर्दरेस्ट, ये है हमारे इरेगुलर कंपैरिजन। एक आता ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ क्या आता, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या करते हैं, अक्सर क्या आ जाता, ऐसी जगह पे, ठीक है, ऐसी जगह पे मोर का इस्तेमाल करते हैं हम, तो उस वक्त बाज़ वक्त क्या कर देता, मोर बेटर,
ठीक है, मोर टॉलर इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। मोर और टॉलर, एक मरतबा टॉलर आ गया तो उसके अंदर कंपैरेटिव फॉर्म आ गया, तो वहाँ पर मोर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मोर टॉलर अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दो कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इनोसेंट है, इनोसेंट के साथ क्या आएगा, मोर इनोसेंट, ये हो जाएगा करेक्ट। इनोसेंट, मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट, ठीक है। ही इज़ मोर इनोसेंट देन एनी अदर बॉय, ही इज़ मोर बेटर देन एनी अदर बॉय, रॉन्ग हो जाएगा ये, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। डायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को हम यहाँ पर कोट करते हैं, जैसे कि शी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, वो कह रही थी कि वो मार्केट को जा रही है। किसने कहा, ये किसी लड़की ने कहा कि वो मैं मार्केट को जा रही हूँ, ये इसके एग्जैक्ट वर्ड है। अगर उसको मैं कहूँगी, ठीक है, अगर इसकी बजाय मैं कह रही हूँ कि वो कह रही थी कि वो मार्केट को जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए चेंज करके देखते हैं इसको हम, क्या होगा, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो कह रही थी कि वो मार्केट को जा रही थी, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, ठीक है। टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंसेस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस तरह से करेंगे तो कौन सा भी क्वेश्चन, कौन सा भी फॉर्म नहीं छूटेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे देखिए अच्छे से रूल्स पूरे कवर है यहाँ पर। सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई ईट एप्पल्स, वो आम खाता है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, ही सेड, ये ही सेड का ही सेड ही रहेगा, यहाँ से इन्वर्टेड कामास चले जाएंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा चल जाएंगे, कॉमा भी चले जाएगा, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमा चल जाएगा, कॉमा चले जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा। ही सेड दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई के बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ देख के हम लिखेंगे आई के बजाय क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। ही, ईट का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या आ जाएगा, एट, आई एट, ही एट एप्पल्स, ठीक है, ही एट एप्पल्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ही, शी सेड आई एम कुकिंग, वो कह रही थी मैं पका रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ क्या, वो क्या कह रही थी, अब इधर से मैं बोल रही हूँ उसको, शी सेड दैट, शी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई के बजाय यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो लिख लेंगे शी। एम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास्ट वॉज, शी वॉज कुकिंग, सिंपल, राइट। चलिए इसके रूल्स याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आई सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने कहा मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर इसको हम इनडायरेक्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा चले गए, कॉमा चले गया, आई सेड दैट। अब यहाँ पे आई चेंज नहीं होगा, जब बात हमारे बारे में ही हो रही है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आई ही रखेंगे। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। आई हैव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव फिनिश्ड का यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हैव परफेक्ट का क्या हो जाएगा, हैड परफेक्ट, राइट, सिंपल है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई हैव बीन रीडिंग, तो क्या हो जाएगा ये, ही सेड दैट, राइट, ही सेड दैट, फिर यहाँ पे आई के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन रीडिंग, राइट। इसके बाद देखिए क्या है, शी सेड आई वॉच्ड द मूवी, शी सेड आई वॉच्ड द मूवी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी सेड दैट शी। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे सेंटेंस को क्या करना होता है, हमें पुराना करके बोलना होता है, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। कोई बोला था तो पहले बोला था, ठीक है, तो उसको थोड़ा हम और पुराना करके बोल देते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि वो कह रही थी मैं मार्केट को जा रही हूँ, वो कह रही थी, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वो कह रही थी, पहले की बात थी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो जा रही थी, ठीक है। इस तरह और सेंटेंस पुराना होते जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टाइप में हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। जैसे कि शी सेड आई वॉच्ड द मूवी, शी सेड दैट शी हैड वॉच्ड द मूवी, ठीक है।
शी हैड वॉच द मूवी। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, ही सेड आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस। ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा और थोड़ा पुराना। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग। ओके, बाकी का अगर आगे इसको कितना भी बड़ा सेंटेंस है तो सेम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ही वॉज राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ही वॉज राइटिंग होमवर्क, कुछ भी आ जाए, बाकी का आगे का सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट से पुराना कोई और सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि दे सेड वी हैड अराइव्ड, वो आ चुके थे। ठीक है, दे हैड अराइव्ड, वो आ चुके थे, पुरानी बात है। ठीक है, उससे पुराना और सेंटेंस कोई है नहीं, तो इसलिए वो क्या रह जाएगा? सेम। दे सेड दैट दे हैड, वी के बजाय क्या चेंज हुआ? खाली यहाँ पे वी के बजाय दे हैड अराइव्ड, ये बाकी का सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के बाद कोई और पुराना सेंटेंस नहीं बना सकते हम, इसीलिए ही सेड आई हैड बीन वर्किंग। ठीक है, मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही सेड दैट, आई के बजाय क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग, सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर का क्या हो जाएगा? विल जाके चेंज हो जाएगा वुड में, विल भी चेंज हो जाएगा वुड बी में, और विल हैव चेंज हो जाएगा वुड हैव में। बस आपको जहाँ जहाँ पे भी विल है वहाँ पे वुड लगा देना है। ठीक है, ही सेड आई विल गो, ही सेड आई विल गो, मैं जाऊँगा, उसने कहा मैं जाऊँगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी सेड दैट, यहाँ पे आएगा क्या हो गया? शी हो गया। शी सेड दैट शी वुड गो, विल गो का वुड गो। ही सेड आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी। ही सेड दैट, ही है यहाँ पे, ही सेड आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। ही सेड दैट ही वुड बी स्लीपिंग। ठीक है, विल निकाले हम, वुड लगा दिए, बाकी का तो ये तो हमें चेंज करना ही है, राइट। सब्जेक्ट तो चेंज हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद शी सेड आई विल हैव कंप्लीटेड इट, मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी। शी सेड दैट, यहाँ तक सेम आएगा, शी सेड, कॉमा निकल गया, यहाँ पे आ गया दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। शी, विल का क्या हो जाएगा? विल हैव का वुड हैव कंप्लीटेड इट, राइट, डन। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे कि हम क्या देख रहे थे, यहाँ कोई है एग्जाम्पल? हाँ, यहाँ पे है ना। शी सेड, कॉमा आता है यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमास, शी सेड आई गो। ठीक है, आई गो टू मार्केट। ठीक है, शी सेड आई गो टू मार्केट, वो क्या कह रही थी? मैं मार्केट को जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग। द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द वर्ब ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर ये, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, ये है सेड। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे अब तक सेंटेंसेस में पुराना करते जा रहे थे, क्योंकि सेंट पास्ट की बात है, सेट क्या है? पास्ट की बात है, तो उसको हम और पास्ट पुराना करते, जितना है उससे और थोड़ा पुराना करते जा रहे थे। लेकिन अगर सेड के बजाय यहाँ पे शी सेज आ गया, तो आपका ये जो सेंटेंस है चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि शी सेड आई गो टू मार्केट, तो यहाँ पे शी सेड आई वेंट टू मार्केट हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे शी सेज है तो शी सेज शी, ये तो चेंज होगा, यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगा, शी गो टू मार्केट ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको सेस है या फिर शी विल से है, ठीक है, शी विल से है, यानी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट जैसी है वैसी ही रहेगी, बस उसमें क्या चेंज होगा? उसमें सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी का जैसे का वैसे ही रहेगा। एक तो ये चीज़ हो गई प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो। ठीक है, अगर सेड ही रहा, अगर सेड ही रहा तब ही आपको क्या करने का है? आपको सेंटेंस को, ये सेंटेंस को चेंज करना है, राइट। और एक एक्सेप्शन क्या है? द स्पीच इज़ अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है
कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि सूरज निकलने का है, ठीक है, सूरज मशरिक़ से ही निकलता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, निकलता था नहीं बोल सकते हम। अगर वहाँ पे सेड भी रहा तब भी क्या होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। जैसे कि ही सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर ही सेड भी होता तो यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट ही आएगा, ठीक है, ही सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद एक और क्या आएगा, शी विल से आई लव कॉफ़ी, तो ये क्या है, इसकी हैबिट है, अगर हैबिट रही तो भी, अगर यहाँ पे सेड भी रहता तो ये चेंज नहीं होता, अगर हैबिट होती तो, ठीक है। शी विल से, अगर शी विल से आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, आई लव कॉफ़ी, शी विल से दैट शी लव्स कॉफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए लव है, यहाँ पर लव्स है, तो जब भी ही शी इट आ रहा, अगर वो प्रेजेंट सिंपल में है तो उसके साथ कंपलसरी एस आएगा। तो इस चीज़ों का जहन में आपको टेंसेस का हर जगह पे जहन में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग्स तो बहुत ईजी होते हैं, यहाँ से आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाता है। तो ये है हमारे क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स में से क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको क्या करना होता है, ही इज़ का क्या हो जाएगा, ही इज़ंट, इज़ का क्या हो जाएगा, इज़ंट ही, ठीक है। यानी जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं ही इज़ गुड बॉय, इज़ंट ही, वो एक अच्छा लड़का है ना, इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम इसको क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईज़, इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसमें जितने भी है मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, नॉट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नॉट वो तो क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म एन अफॉस्ट्रोफी टी, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद रखें, ये ऐसा ना हो कि पहले अफॉस्ट्रोफी आके एन टी लगा दिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होना, ठीक है। इज़ंट ही, उसके बाद आएगा साथ में सब्जेक्ट इज़ंट ही, ठीक है। अगर अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, अगर नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, शी इज़ नॉट गुड गर्ल, इज़ शी, तो वहाँ पे क्या आएगा, इज़ शी, इज़ नॉट, वहाँ पे इज़ंट नहीं आएगा, वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, इज़ शी, इस तरह से, ठीक है। शी इज़ का क्या हो जाएगा, इज़ंट ही, ठीक है। शी इज़ंट शी। आर का क्या हो जाएगा, आरेंट। एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि आपको एम के साथ एमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता, ये गलती बहुत बार कर देते हैं। एम के साथ क्या आएगा, एरेंट आएगा, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा, एरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, आर का क्या हो जाएगा, एरेंट हो जाएगा। वॉस का वजेंट हो जाएगा, वॉस का फिर से यहाँ पे वजेंट हो जाएगा। वर का क्या हो जाएगा, वरेंट हो जाएगा। इसके बाद इस का इजेंट, वॉस का वजेंट और हैज़ का हैजेंट, हैज़ का हैजेंट, हैड का हैडेंट, ठीक है। हैज़ का हैजेंट, हैड का हैडेंट और विल का क्या हो जाएगा, वोंट। ये थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। विल का हो जाएगा वोंट, कैन का हो जाएगा कैंट और शुड का होगा शुडेंट भी होगा, शांट भी हो सकता है बार जगह, ठीक है। इसके बाद विल का हो जाएगा, डोंट का हो जाएगा डू यू, अगर डू रहा तो हो जाएगा डोंट, डो ये इसका उल्टा, ठीक है। ये ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा, ठीक है। डू का हो जाएगा डोंट, डस का डजेंट, डिड का डिडेंट, फिर विल का हो जाएगा वोंट और लेट्स गो का क्या हो जाएगा, शैल बी, ठीक है। ये थोड़े एक्सेप्शन है, बाकी का बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे ना रूल समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी टेंसेस के ऊपर ही बेस्ड होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट एक्शन में है, ठीक है। सब्जेक्ट के जरिए बात हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा, उसको जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, वहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, ये क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से एक और चीज़ याद आई, सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस में ही पढ़ाना था हमें, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के, इससे पहले भी मैं दूसरे वीडियोस में बोली, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी बाकी का सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है, ये याद रखिए। इससे पहले एक मतलब आया था क्वेश्चन इस तरह से, शी राइट्स अ लेटर, इस तरह से अंडरलाइन करके दिखाया गया था, इस तरह से अंडरलाइन पार्ट क्या है बोल के पूछा गया था, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो शी राइट्स अ लेटर, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता,
ठीक है, जैसे कि अ लेटर इज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हमेशा मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आया था। राइट क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, राइट का क्या हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न, हर एक में V3 आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, चाहे वो कौन सा भी टेंस रहने दो। अ लेटर इज रिटन बाय, यहाँ पे बाय हमेशा आएगा सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, बाय हर, ठीक है, ये लेटर उसके ज़रिए लिखा गया इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ नेक्स्ट क्या है देखिए, इसको हम अगर टेंसेस के हिसाब से करें तो क्या होगा, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में अगर है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, मालूम है ना, टेंसेस अच्छे से अगर आपको पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर, इसके बाद जो राइट्स है तो उसको क्या लिखेंगे हम, इज़ रिटन, ठीक है, हर एक में V3 आएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा खाली, ठीक है, इज़ रिटन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, शी का हर, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, इस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो क्या लिखेंगे, जब भी राइटिंग ING फॉर्म आएगा तो उसके साथ हमेशा आपको आएगा बीइंग, बाकी का सब सेम रहेगा, बस बीइंग आता जाएगा। ए लेटर, यहाँ पे ले लिया हम ए लेटर, इज राइटिंग का क्या आएगा, इज बीइंग रिटन, ठीक है, हर एक में तो V3 आएगा कंपलसरी V3, ठीक है, अगर ING फॉर्म रहा था उसके साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा, ठीक है, इज बीइंग रिटन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसके बाद शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे अ लेटर, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन रिटन, ठीक है, हैज़ बीन, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट्स, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, इज़ रिटन हो जाएगा, अगर इज़ राइटिंग है तो इज़ बीइंग रिटन हो जाएगा, हैज़ रिटन है तो हैज़ बीन रिटन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पास्ट में क्या चेंज हो जाता है, ये शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पे कैसा भी V3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शी वॉज रिटन बाई हर, अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अ लेटर पहले आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद वॉज राइटिंग है तो क्या बोले थे हम, वॉज की जगह वॉज रह जाएगा, ING फॉर्म है तो उसके साथ क्या जाएगा, बीइंग आ जाएगा, राइटिंग का रिटर्न हो जाएगा, वॉज बीइंग रिटन बाई हर। इसके बाद क्या है, शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, शी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड का जगह, हैड के साथ क्या जाएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है, हैव, हैज़, हैड के साथ बीन आता जाएगा, रिटर्न तो कंपलसरी सब में वही आना है, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, ठीक है, ये चेंज होता जाएगा हर एक में, अगर नाम है तो सेम रहेगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, शी विल राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर विल के साथ क्या हो जाएगा, विल बी रिटन बाई हर। और लास्ट क्या है, शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी विल, यहाँ पे क्या है, अ लेटर विल हैव बी का क्या, विल हैव रिटन का विल हैव बीन रिटन, हैव के साथ बीन आएगा, रिटन तो रिटन ही रहेगा, बाई शी के बजाय क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ तक हमारा ग्रामर का इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम फ्रेजल वर्ब्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेजल वर्ब है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। तो व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स किसको कहेंगे, फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड वन आर टू पार्टिकल्स, या तो प्रीपोजिशंस हो सकते हैं या फिर एडवर्ब हो सकते हैं, दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब अलोन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ब होता है उसके माने अगर हम देखते हैं तो अलग होते हैं, जैसे कि लुक के माने होते हैं देखना, ठीक है, एट, अगर एट के माने तो पर, अगर लुक एट के माने क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिव का माने देना, अप माने ऊपर, ठीक है, गिव का माने देना, अप माने ऊपर, ऊपर देना नहीं होता इसका मतलब, गिव अप मतलब क्या है, छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, हार मान लेना। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो एक नया मीनिंग बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। गेट अलॉन्ग, गेट विथ, इस तरह से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, हम इसको एक वीडियो में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, उसको आप जब पढ़ते रहते हैं तो उसके माने आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम होते रहते हैं,
ठीक है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, लुकअप। लुकअप के माने क्या है, टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लुकअप मतलब ऊपर देखना नहीं, इसका मतलब क्या होता है, लुकअप माने क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, कोई इन्फॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करना। आई नीड टू लुकअप द वर्ड इन द डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी में एक वर्ड ढूंढना है। ठीक है, लुकअप। टर्न ऑन यानी खोलना। ठीक है, टर्न का माने मुड़ना होता है, ऑन माने ऊपर होता है, लेकिन दोनों का मिला के क्या होगा, टर्न ऑन माने खोलना, चालू करना। ठीक है, गिव अप यानी छोड़ देना किसी चीज़ को, हार मान लेना। उसके बाद गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग विथ के माने क्या होता है, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप। शी यानी गेट अलॉन्ग विथ, शी गेट्स अलॉन्ग विद द एवरी वन इन द ऑफिस, यानी किसी के साथ मतलब अच्छा रिश्ता रखना, किसी के भी साथ अच्छा रिश्ता रखना क्या बोलेंगे, गेट अलॉन्ग विथ। पिकअप। पिकअप के माने क्या है, कलेक्ट करना। पिक के माने क्या है, चुनना। लेकिन यहाँ पे पिक अप मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ को कलेक्ट करना, लेना। ठीक है, पिकअप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते ही ये आपके अंदर वोकैबुलरी गेन होगी। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसा वर्ड आया तो आप कोशिश करिए उसको समझने की। ठीक है, एग्जैक्ट वही मीनिंग तो नहीं होंगे उसकी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उसके हिसाब से ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखी है फ्रेजल वर्ब्स की, इतने सारे हैं और भी बहुत सारे हैं, बस ये तो थोड़े से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एग्जाम पेपर का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन में आपको, कॉम्प्रहेंशन का मतलब समझना। ठीक है, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको क्या करना है, हमको समझना है। आप कितना समझ सकते हैं टेक्स्ट को और उसके आंसर किस तरह से देते हैं आपको जांचा जाता है। तो ये पढ़ लेना है, टेक्स्ट पढ़ के इस क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने के फ़ायदे क्या है। रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो किसके लिए है ये, गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में फॉर गुड हेल्थ और क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथिंग मसल्स, इंप्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल्स। इतने सारे हैं, आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगा। या फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन देगा, ये देख के कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से नेम टू क्रॉनिक डिसीजेस दैट एक्सरसाइजेस हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ, यानी कौन से एक्सरसाइजेस है, क्या है, एक्सरसाइजेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस सच एज, जैसे कि डायबिटीज़ और हार्ट डिसीजेस। ये क्या करता है, कम करने में मदद देता है। ये दो इसका आंसर है। व्हाट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइजेस मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। एक्सरसाइज का कौन सा सिंपल फॉर्म है यहाँ पर, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज लाइक अ वॉकिंग, साइकिलिंग हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ डज एक्सरसाइज इफेक्ट मेंटल वेलबींग, यानी आपके दिमाग के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का है, यहाँ पर है मेंटल वेलबींग। इट्स नॉट ओनली हेल्प्स द बॉडी बट ऑल्सो इम्प्रूव्स द मेंटल बीइंग बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने की कोशिश करता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेक एक्सरसाइजेस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मतलब क्या इंपॉर्टेंट है आपको, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ, क्या चीज़ आपको ज़रूरी है कि आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। इसके आपको मिल जाते हैं 5 मार्क्स और आसानी से आपको यहाँ से मिल जाते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसको कहते हैं, किसी चीज़ को लिखने को, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम कंपोजिशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है एड्रेस, यहाँ पे आएगा सेंडर का एड्रेस, यानी जो भेज रहा है उसका एड्रेस, उसके नीचे आएगा डेट। ठीक है, ये इसके आपको कंपोनेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आएगा सेंडर का एड्रेस, उसके बाद आएगा डेट, उसके बाद आएगा रिसिपिएंट का एड्रेस, यानी हम जिसको भेज रहे हैं उसको, उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे। ये फुल्ली ब्लॉक लेटर है, क्योंकि अब इंग्लिश में लेटर राइटिंग चेंज हो चुकी है। ठीक है, वो कि बहुत साल हो चुका है जब से हम पढ़ रहे हैं, तकरीबन 2013-14 में भी हम यही टाइप का पढ़े थे, लेकिन उससे पहले वाले लोग इधर यहाँ पर लिखते हैं, क्लोजिंग वगैरह यहाँ पर लिखते हैं, तो वो पुराना हो चुका है। ठीक है, अब फिल वक्त तो यही चल रहा है। अगर सेमी ब्लॉक हो तो डेट इधर आती है, बाकी का सब ऐसे ही रहता है। फुल्ली ब्लॉक में डेट भी इधर ही आती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गए। चौथा होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यहाँ पे अगर फॉर्मल लेटर है, ठीक है, किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह से लिखेंगे। या फिर हम यहाँ पर डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, अगर इनफॉर्मल रहा तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हम जो भेज रहे हैं उनका सेंडर एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे आएगा
सैल्यूटेशन। इसके बाद आएगा ये है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या लिखते हैं हम? सिंसियरली। अगर फॉर्मल रहा तो क्या लिखेंगे हम? सिंसियरली, यू आर ओबीडियंटली, या फिर यू आर फेथफुल्ली, इस तरह से लिखेंगे। अगर इनफॉर्मल लेटर है, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? लविंगली, ठीक है, इस तरह से लविंगली वगैरह जो भी लिखते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल में हो गया। तो आपको फॉर्मल में और इनफॉर्मल में भी क्या यूज़ करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो गए बॉडी ऑफ द लेटर, ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, और ये सारे के सारे हो गए कंपोनेंट ऑफ द लेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इडियमिक एक्सप्रेशन। इडियमिक यानी मुहावरे, राइट। तो इडियमिक एक्सप्रेशंस आर phrases are group of words where the meaning of the whole is different from the literal meaning of the individual words. They are often culturally specific and used in everyday language to convey particular meaning in a more colorful or figurative way. तो यहाँ पे क्या होता है, इडियमिक यानी कि मुहावरे, इनके वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको अलग अलग करके देखें तो उसके माने अलग होते हैं, लेकिन ये जब ग्रुप में जो वर्ड आ जाते हैं तो उनके माने अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम फ्रेजल वर्ब्स देखे थे इसी तरह से, लेकिन वहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। सेंटेंस का मतलब हम समझते एक हैं, होता एक है। जैसे कि ब्रेक द आइस, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ली हूँ, बहुत सारे होते हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख के, ठीक है, पूरे एक साथ तो नहीं बता सकती ना मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल ज़बान में देखें तो बर्फ़ को तोड़ना, लेकिन इसका मतलब क्या है? ब्रेक द आइस का मतलब टू इनिशिएट कन्वर्जेशन आर ईज टेंशन इन अ सोशल सिचुएशन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ को, मतलब सब खामोश बैठे हैं तो क्या कर रहे हो? वहाँ पे बोलना शुरू करना। सब कोई चीज़ को शुरू नहीं कर रहा तो सबसे पहले शुरू करने को क्या बोलेंगे? ब्रेक द आइस। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक किसको बोलेंगे? यानी बहुत ईजी काम, मतलब मेरे लिए, जैसे कि अब आप बोलेंगे कि टेट एग्ज़ाम क्लियर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू क्लियर द टेट, इस तरह से, ठीक है। यानी बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, इस तरह से पीस ऑफ केक हो गया। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी सर पर कील मारना। तो इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉइंट पे बात करना, मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे आना, इधर उधर घुमा के बात नहीं करना। इसके बाद है अंडरस्टैंड अंडर द वेदर। अंडर द वेदर यानी मौसम के अंडर नहीं। इसका मतलब क्या है? मौसम के बोलते ना सारा, लाइक सारा तेलंगाना मौसम की चपेट में है, यानी क्या है? सब कोई फीवर में है, मतलब एक लहर चली फीवर की। तो इस तरह से क्या बोलेंगे हम? अगर बीमार होने को क्या बोलेंगे हम? अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, ठीक है, मौसम की चपेट में है बोले ऐसा, ठीक है, मतलब बीमार है मौसम की वजह से। बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को कतरना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? कड़वा घूंट पी जाना, ठीक है, टू डू समथिंग पेनफुल आर अनप्लेजेंट दैट इज़ अनअवॉइडेबल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इनके अगर हम देखते हैं तो माने अलग होते हैं, लेकिन इसके एक्चुअल में माने अलग होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इडियमिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स कहते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। करेक्शन यानी इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, आपको करेक्शन करना होगा। यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही डोंट लाइक्स टी, ठीक है, ही डोंट लाइक्स टी, मतलब ही डो नहीं आता, ही के साथ क्या आएगा? डजेंट आएगा। ही डजेंट लाइक टी। जब एक मरतबा डज आ गया तो फिर यहाँ पे आपको लाइक्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस, ठीक है। एक मरतबा डज आ गया तो यहाँ पे आपको लाइक्स नहीं लगाना है, यहाँ पे एक मरतबा एस आ गया तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है शी गोइंग टू स्कूल एवरीडे, वो स्कूल को डेली जाती है। जाती है तो गोइंग नहीं आएगा, ये तो हैबिचुअल है, तो इसके साथ क्या आएगा? शी गोज़ टू स्कूल एवरीडे। आई हैज़ अ बिग हाउस, आई के साथ हैज़ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। इसके बाद है दे इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे के साथ क्या आएगा? दे यानी ज़्यादा लोग है, ज़्यादा लोग है तो इस नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है, आर। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ही कैन सिंग वेरी वेल, ही कैन सिंग्स वेरी वेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही कैन के साथ सिंग नहीं आएगा, सिर्फ वो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, तो ही कैन सिंग वेरी वेल हो जाएगा, राइट। चलिए, इस तरह से आपको सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है ग्रामेटिकल, तो आपको सही करने के लिए एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस। सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? यानी सेंटेंस आगे पीछे होते हैं, उनको हमको अरेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन स्टेट में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, पहले फाइनली वी रिटर्न होम, यानी क्या है? लास्ट वाला सेंटेंस है, फाइनली।
ठीक है। देन वी प्लेड गेम्स एंड ईट आइसक्रीम। फर्स्ट वी पैक्ड आवर बैग्स फॉर द पिकनिक। आफ्टर रीचिंग द पार्क वी सेट अंडर अ ट्री। सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट वी पैक्ड आवर बैग्स फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए बैग पैक करें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद पार्क हो गए। आफ्टर रीचिंग द पार्क वी सेट अंडर द ट्री, जाते ही थोड़ी देर बैठ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। उसके बाद क्या करें, बैठे, उसके थोड़ी देर के बाद हम खेले और उसके बाद आइसक्रीम खाए। इसके बाद फाइनली हम क्या करें, घर को खुशी खुशी वापस आ गए। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, जंबल सेंटेंस को सीक्वेंस के तहत करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे एरर आइडेंटिफिकेशन। लास्ट टॉपिक, आपको सेंटेंस में एरर दिया जाएगा तो एरर आपको पहचानना है कि सेंटेंस में गलती कहाँ है। ठीक है, ये होता है सबसे टफ। ठीक है, गलती कहाँ है पहचाना, गलती को अंडरलाइन भी करके नहीं देता। ठीक है, आपको पहचानना होता है। इवन 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी इस तरह से आता है कि पैराग्राफ देता है, उसके अंदर 5 गलतियाँ होते हैं, पहचानना होता है, अंडरलाइन भी नहीं होता है। ओके, आपको भी इस तरह से एक आता है सिर्फ। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ है, इसमें एरर है। आप एरर का माने होता है गलती, तो एरर कैसे देखेंगे हम इसमें, आई गोज़ टू मार्केट यस्टरडे। आई गोस, आई के साथ कभी भी गोस नहीं आता, क्या आएगा, आई गो टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे एस कट गया। ही बाइड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बाई का सेकेंड यानी वो ख़रीदा, पास्ट टेंस क्या होगा, बाई का बॉट होगा। ठीक है, बाइड नहीं होगा। वी एट लंच एट 2 o'clock। वी ईट्स लंच, वी ईट्स नहीं आएगा बल्कि वी के साथ क्या आएगा, ईट आएगा, एस नहीं आएगा। एस किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ आएगा। ठीक है, देर इज़ मैनी पीपल्स इन द पार्क। देर इज़ नहीं आएगा, देर आर आएगा। देर आर मैनी पीपल, एक तो आर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, पीपल्स नहीं आएगा, देर आर मैनी पीपल इन द पार्क। दे वॉज प्लेइंग, वॉज दे क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वॉज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वर आएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल हैप्पीली। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है कुछ भी, तो यहीं पे होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। होप आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप मेरी मेहनत को वेस्ट मत कीजिए, इसको देख के सीखिए और आपके ऐसे फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।